योगी देखिए एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। योगी एक मठ के मठाधीश हैं जिससे सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से उस मठ से जुड़ने की वजह से हम भी उनका हृदय से सम्मान करते हैं। जब एक व्यक्ति अपने को क्षत्रिय कहता हो, अपने को अंतर्यामी कहता हो और एक पीठ का पीठाधीश्वर हो और वो रोने लगे सदन में कि हमारे पर मुकदमे लगाया जा रहे हैं, मुकदमे लगाया जा रहे हैं, तब मुझे तकलीफ होती है कि न तो क्षत्रिय है न पीठ का पीठाधीश्वर है। मैं चाहूँगा कि एक ऐसा कल्चर डेवलप हो कि नेता अकेले चले। जिसको गोली मारना होगा, महात्मा गांधी को पैर छू करके नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, इंदिरा गांधी जी को उनके अंगरक्षकों को ने गोली मार दी। नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की खुमारी नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पर चढ़ कर के बोल रही है। यूं कहें कि उनके सिर चढ़ कर के बोल रही है। नेता लगातार गलियों गलियों खाक छान रहे हैं और अपनी पार्टी की नीतियां और उनकी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। आजमगढ़ ज़िले में हैं और यहाँ के सदर के 347 विधानसभा के प्रत्याशी प्रवीण सिंह, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जिला के, उनकी जगह पे अब एक नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि प्रवीण सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सदर विधानसभा से। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दावा एक तरफ हो रहा है और एक तरफ भाजपा साफ का दावा हो रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से दावा हो रहा है कि इस बार फिर 300 के पार। इन तमाम दावों और वादों के बीच में कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है, प्रवीण सिंह जैसा जुझारू नेता अपने आप को कहाँ देखता है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और पहला सवाल कि कोई कह रहा है कि भाजपा साहब, तो कोई कह रहा है कि इस बार फिर 300 के पार। लोग कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? इस भीषण जो वादा और तमाम दावा हो रहा है, इसके बीच कांग्रेस को लोग क्यों वोट देंगे? देखिए, मैं पहले तो आपने बता ही दिया कि मैं प्रवीण सिंह हूँ, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। और जो भी दर्शक देख रहे हो, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की भी छात्र राजनीति किया हूँ और इलाहाबाद भी कुछ समय मैं वहाँ से यूजी अंडर ग्रेजुएट में वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ। और हमको क्यों वोट दें, इस पर बात आती है तो 89 में जब हम सत्ता से बाहर हुए तो तमाम लोगों ने तमाम तरह के वादों के साथ उत्तर प्रदेश ने ही पूरे देश में सत्ता बनाई थी। देश में सत्ता बनाने के बाद जो लोग जिन वादों के साथ आए थे, उन वादों पर खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने एक चुटका लिया था और उस पर कहा था कि बोफोर्स तोप का घोटाला है, इस अकाउंट में पैसा जमा है। उस अकाउंट से पैसा आज तक नहीं निकल पाया, लेकिन एक झूठ ने देश को बहुत पीछे ढकेल दिया। और वही विश्वनाथ प्रताप सिंह फिर कांग्रेस के साथ आए। ये जनता को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब कोई आपको धोखे में डालता है, झूठ बोल करके सत्ता में आता है, तो निश्चित रूप से अगर पीछे होता है तो आपका देश होता है, पीछे होता है तो आपके मुद्दे होते हैं, आपके मुद्दे जस के तस रह जाते हैं। और जो व्यक्ति जो आरोप लगाता है एक ऐसी सरकार को जो पूरे देश के संविधान की मूल भावनाओं के साथ चलती है, जो इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करती है, उसको हटाने के बावजूद उनके तो स्वार्थ नहीं, जो उनके निहित स्वार्थ हैं उसमें सफल तो हो जाते हैं, लेकिन आपके मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि विगत 32 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। चूँकि मैं आजमगढ़ जिले का सदर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, तो मैं जो बात करूँगा वो आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में करूँगा। तो आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 2-3 बातें हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, मतलब कि एक परसेप्शन बनाया गया कि कांग्रेस को एक अछूत बना दो, एक ऐसा अछूत कि जिस तरह की जाति पाति हमारे देश और समाज में थी कि लोग किसी का जो है मतलब नहीं खाना नहीं छुआ खाते थे, किसी को अपने घर में खिलाते नहीं थे, इस तरह का अछूत बना दीजिए कि कांग्रेस के नाम से लोग नफरत करने लगे। ये एक साजिश है। ये साजिश उन लोगों की है जो सामंती सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं कि गरीब गरीब रह जाए, अमीर अमीर रह जाए, जो चाहते हैं कि पूरे देश का जो संसाधन है वो कुछ प्रतिशत लोगों के पास आ जाए। और इसी पर प्रहार आज़ादी के बाद से महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू से लेकर सरदार पटेल से लेकर के भगत सिंह से लेकर के और चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के सारे लोगों ने किया था। और जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, ये किसी का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य एक था कि हमारे भारत की आवाम के लोग खुली हवा में सांस ले सकें और जनतंत्र हो। जो राजतंत्र है, जो एक राजा शासक है, वो शासक न रहे, एक ऐसा शासन हो जिसका अधिकार जनता के हाथ में हो, जनतंत्र हो। जनतंत्र की स्थापना की, इसके लिए तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लोगों ने यातनाएं सही, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। आज आजमगढ़ ज़िले में एक प्रत्याशी के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि मैं क्या, चूँकि डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं, इसमें सिधारी पश्चिमी वार्ड में मैं खड़ा हूं, तो मैं यही लेकर के जा रहा हूं कि भाई आजमगढ़ ज़िला, जिस ज़िले का अगर आप इतिहास देखें तो आज़ादी के बाद ये कहा जाता है कि ये ज़िला
जब हम चलते हैं, हम जाते हैं पौराणिक क्षेत्र में जाते हैं, पौराणिक काल में जाते हैं, तो उस समय हम कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा की धरती है, ऋषि दत्तात्रेय की धरती है, ऋषि चंद्रमा की धरती है। उसके बाद जब हम आते हैं साहित्य के क्षेत्र में तो कहते हैं कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन की धरती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की धरती है, अल्लामा शिबली नोमानी की धरती है, कैफी आज़मी की धरती है। और तो और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में इस आजमगढ़ के जनपद के लोग स्थापित हैं। लेकिन आज आजमगढ़ जनपद को जब बदनाम किया जा रहा था आतंकगढ़ के नाम पर, तो आजमगढ़ के 10 विधायक, दोनों सांसद समय समय पर जो भी रहे हों, और पूरी भाजपा, पूरी सपा, पूरी बसपा, कोई एक आदमी यह कह पाने की स्थिति में नहीं था कि आजमगढ़ जनपद को बदनाम किया जा रहा है। आजमगढ़ की तासीर तो इस प्रकार की है, ये तो ऋषियों मुनियों की धरती, साहित्यकारों की धरती है। यहाँ से तमाम शिक्षाविद विश्व के कोने कोने में गए हैं, तब उन लोगों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। जो जिम्मेदारी उनको जनता ने दी थी, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन उन लोगों ने नहीं किया। अब बात आती है कि कांग्रेस ने काम क्या किया। बड़ी विडम्बना ये है कि 32 साल से सत्ता में कांग्रेस नहीं है। 70 साल की बात होती, 40 साल हमारे पास रहा है। हम उस दौर में सत्ता में थे जब हमारे पास सुई भी नहीं बनती थी। हमारे यहाँ हमारे पास खाने का अकाल था। आपको याद होगा कि विश्वनाथ गहमरी का भाषण है संसदन में कि उन्होंने कहा था कि गोबर से जो गोबर में जो गेहूं होता था उसको निकाल करके लोग गरीब यहाँ के खाया करते थे। उनके स्पीच पर, उनके भाषण पर सदन में नेहरू जी ने रो दिया था कि हमारे देश की जो आवाम है, जो देश की जनता, उसके पास खाने के लिए नहीं है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास पहनने के लिए नहीं था, हमारे पास निर्माण कुछ नहीं होता था। आज सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने का काम हुआ। आज की डेट में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है, तब आप नाम लेंगे IIT का। आपसे पूछा जाए कि प्रबंधन का सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है, तो आप नाम लेंगे IIM का। आज आपसे पूछा जाए कि हमारे बच्चे का इलाज कराना है, देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का संस्थान कौन सा है, तो आप नाम लेंगे एम्स का। जब आपसे पूछा जाएगा प्रदेश में हम कहाँ ले जाएं अपने बच्चे का, अपने माँ का, अपने बाप का इलाज कराने, तो आप नाम लेंगे PGI, लखनऊ का संजय गांधी PGI हॉस्पिटल का। जब आजमगढ़ जनपद में आपसे कहा जाएगा कि गरीब का इलाज होना है, उसका इलाज हम कहाँ कराने ले जाएं, तो आप नाम लेंगे सदर अस्पताल का, जिसका निर्माण सन 1967 में किसने कराया? सुचिता कृपलानी ने कराया। जब आपसे पूछा जाएगा कि स्टेडियम कहाँ है, हमारा बच्चा स्टेडियम में खेलने जाना चाहता है, तो आप नाम लेंगे अराजी बाग सुखदेव पहलवान स्टेडियम का। सन 86 में कब बना? वो कांग्रेस के समय में बना। जब से आप पूछा जाएगा कि हमारा लड़का टेक्निकली कुछ करना चाहता है, ITI करना चाहता है, तो एक ITI मैदान जहां रैलियां बड़ी बड़ी होती हैं, वो कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऐसी कोई सरकार थी जिसने गरीबों के लिए भी कुछ काम किया शिक्षा के लेवल पर, तब आपका नाम आएगा नवोदय विद्यालय का। कहाँ है? तो आप बताएंगे अजमतगढ़ में नवोदय विद्यालय है। वो उन लोगों के लिए बनाया गया था कि कक्षा 5 के पास के बाद अगर गरीब का बेटा पढ़ना चाहता है तो इंटर तक की व्यवस्था राजीव गांधी जी ने की थी, कि ताकि गरीब का बच्चा भी कॉन्वेंट की तर्ज पर पढ़ सके। क्योंकि दून कॉलेज से पढ़ करके आए थे, उन्होंने अपने मित्रों से सलाह ली थी कि क्या ऐसा संभव है कि हमारे देश का जो गरीब का बच्चा है वो दून कॉलेज की तर्ज पर किसी विद्यालय की स्थापना हो सकती थी। मैं भी उसी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ के, मालूम है कि आपने भी नवोदय से शिक्षा ग्रहण की है, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना की। और तो और समाजवादी पार्टी के लोग जिनके सामने मैं मैदान में हूँ, मैं वसीम भाई आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो CIB न्यूज़ के माध्यम से, कि आजमगढ़ जनपद में हमारे पास जो भी प्रत्याशी मेरे सामने हैं, उनका इतिहास भूगोल विधायक बनने के पहले कुछ नहीं रहा है। उनका इतिहास भूगोल चुनाव लड़ने के पहले कुछ नहीं रहा है। माननीय सभा के विधायक जी जेल में बंद थे आपराधिक मामले में। उनके कुछ शुभचिंतकों ने कहा होगा कि आप जनता के दरबार में जाइए, जनता आपको चुनाव जिता देगी, क्योंकि पुलिस आपका इनकाउंटर कर देगी, आप जेल के बाहर निकलेंगे। उन्होंने रोया था। उनके समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने जाकर प्रचार किया था कि अगर माननीय विधायक जी को आप लोग चुनाव नहीं जिताएंगे तो उनका पुलिस काउंटर कर देगी। काउंटर से बचाने के लिए, उनकी जान न चली जाए, हमारे ज़िले की जनता ने उनको MLA बनाया। MLA बनने के पहले जनहित के कार्यों में उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सीधे तौर पर ठेकेदार हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग पता कर लीजिएगा कि सपा के शासनकाल में वसीम अहमद के माध्यम से, शिवपाल यादव के माध्यम से उन्होंने 3 से 3.5-4 करोड़ का काम पिरोडी में लेने का काम किया था, जो भाजपा के वर्तमान में प्रत्याशी हैं। आज भी जिला पंचायत में ठेके पटेके का काम करते हैं। और आगे भी जब सपा की सरकार आएगी, चुनाव अगर नहीं जीत पाए, नहीं जीतेंगे, चुनाव जीतना भी नहीं है, क्योंकि भाजपा का वोट शेयर बहुत कम हो रहा है। और अगर पूरे प्रदेश में कम हो रहा है, तो आजमगढ़ में ऐसा 5 साल तक भाजपा के प्रत्याशी ने कोई काम नहीं किया है कि उनको यहाँ की जनता चुनाव जिताए, किसी मुद्दे पर नहीं रहे हैं। जब NRC के मामले को लेकर के
500 मुस्लिम महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थी, उन पर लाठियां चलाई गईं, उन पर पानी की बौछार की गई, रबड़ की गोलियां दागी गई। तब समाजवादी पार्टी के जो जितने एमएलए हैं, बसपा के जितने एमएलए हैं, दोनों सांसद, पूरी सपा जब खड़ी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर बेलियागंज की लड़ाई लड़ने का भी काम किया था, जिसके आप सब लोग गवाह हैं। प्रियंका गांधी जी को बुलाया गया उनको संबल प्रदान करने के लिए, तब जाकर के एनआरसी पर जो सरकार की जो साजिशें थी वो जाकर के रुकी। पलिया में एक पासी परिवार को पुलिस से विवाद होता है, विवाद होने के बाद उसका घर जमींदोज कर दिया जाता है। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, आप कानून को हाथ में लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ का एसएसपी और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार, एक पासी समाज के व्यक्ति का जब घर जमींदोज करती है, तब वहाँ पर जाकर के हम लोग 4 दिन 5 दिन तक धरने पर बैठने का काम करते हैं। और आपसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको न्याय दिलाते हैं, उनके मुकदमे वापस होते हैं, वो जेल नहीं जाते हैं। और तो और ये अशोक लाइन हाजिर होता है, सीओ का तबादला होता है, उस पूरे घटनाक्रम की जांच मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश कराते हैं, लालगंज एसडीएम को जांच सौंपी जाती है। और उसके साथ ही अंडर टेबल उनका घर मकान कौन बनवाता है? प्रशासन बनवाता है, उनको पैसे भी प्रोवाइड करता है। ये भी काम कांग्रेस ने किया। जब एक लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पंचायत के चुनाव में एक कन्हैया कुमार राव नाम का लड़का जिला पंचायत का चुनाव जब हार जाता है, तो उसको ये शक होता है कि हमें हरा दिया गया है। तो वो जो उसको अधिकार प्राप्त है रिकाउंटिंग का, कि वो पुनः रिकाउंटिंग कराने की जब बात करता है, तो रिकाउंटिंग नहीं की जाती है। और तो और जब वो धरने पर बैठ जाता है तो उसको पुलिस उठा ले जाती है, और उठा कर ले जाती है, उसके गांव के सामने उसको मारना शुरू करती है। पूरा गांव, चूँकि उसके गांव के सामने मारना शुरू करती, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पुलिस पर पथराव करता है, एसएसपी की गाड़ी तोड़ दी जाती है। एसएसपी, चूँकि ये एक ऐसी घटना जिस पूरे मामले को प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसको कहते हैं अटेंडर में एक एक्सीडेंटल घटनाक्रम घटित होता है, एसएसपी पूरी फोर्स को कुदौरा गांव में घुसा देता है और एक एक दलित परिवार को मारता है, पीटता है, उनकी टीवियां तोड़ देता है, उनकी बाल्टियां, उनके हैंडपम्प उखाड़ देता है, उनके जानवरों को मारता पीटता है। पूरा गांव गोदौरा गांव से भागकर दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ भी कोरोना काल के समय में मैं जा करके उन लोगों को संबल प्रदान करता हूँ। जिन गाँव में लोग रुके हुए थे, अमदही में, मित्तुपुर में, वहाँ जा करके लोगों से कहता हूँ कि मेरे ऊपर भी मुकदमा लगा है, पहले गिरफ्तारी मेरी होगी, आप चलिए अपने गांव में अपने घर पर रहिए। मैं आपको यहीं पे रोकना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक सवाल पूछा, आपने विस्तृत रूप से सारे, मुझे लगता है कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपसे छूट गया होगा, है ना। आपने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की बात कह डाली, जो पिछले कुछ दिनों के पहले घटित हुई घटनाएं हैं उस पर भी आपने रोशनी डाली। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो सारे काम आपने गिनाए, जो अक्सर कांग्रेस के लोग गिना नहीं पाते, बता नहीं पाते, तो आप जब ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से इन चीज़ों का भी जिक्र आप करते होंगे, बताते होंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अभी तो मैं लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, और दस्तक देने में, लोगों तक जाने में, लोगों के दिमाग में एक भाव आ रहा है कि हम लोग तो कांग्रेसी थे, हम लोग तो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, हम लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, सब कुछ तो कांग्रेस, ये सबकी बात है, सबकी जुबान पर है, कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस का ही समय है। इस तरह की चीज़ें लोगों से मिल रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज चूँकि गूगल पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप जैसे मीडिया के लोग भी सारी बातें बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जानता नहीं है। दिक्कत थी कि हम दरवाज़ों को नॉक नहीं कर पा रहे थे, लोगों के बीच जा नहीं पा रहे थे, लोगों से कह नहीं पा रहे थे कि हम ही हैं और हम ही लड़ेंगे। जब 10 एमएलए सोए थे, सारी लड़ाई हम लड़ रहे थे। जब भाजपा के कोषाध्यक्ष को जब मारा पीटा गया मास्क न लगाने की शर्त पर, जब भाजपा के लोग लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो आपका भाई जाके लड़ा। मुकदमे भी हुए, 16 धाराएं लगाई गई, नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई। जब एक सूरज जायसवाल नाम के व्यापारी को मारा पीटा गया, एसएसपी बेहुदा बयान दिया, कहा कि आत्मरक्षार्थ मारा गया, तब भी आपका भाई जाके लड़ाई लड़ा। इस तरह के तमाम, जब एक आलमबदी ईमानदार एमएलए, जिसको कहा जाता है कि कोतवाल ने धक्का दे दिया, जो कि एक विधायक का प्रोटोकॉल है, वो कह रहा था कि हम सीढ़ी से नहीं जा पाएंगे, हम इधर से जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि डीएम को बुला लेना चाहिए था, एक विधायक का प्रोटोकॉल है। लेकिन जब वो जाना चाहे तो कोतवाल ने धक्का दे दिया, सपा के लोग धरने पर बैठ गए। उनको भी संबल प्रदान करने के लिए, एक सर्वदलीय एकता का संदेश देने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष के रूप में वहाँ पर गया था। और जिन समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं ना बार बार कि हमने ये सुपर फैसिलिटी अस्पताल बनाया, तो सुपर फैसिलिटी अस्पताल में वसीम भाई आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, सुपर फैसिलिटी अस्पताल भी केंद्र की कांग्रेस यूपीए सरकार ने दिया था। ये जरूर है कि उन्होंने आजमगढ़ जिले में उसको बनाया, जो कि चकरपानपुर ले जा करके बना दिया है। दूसरी चीज़, ये बार बार कहते हैं कि 108 एम्बुलेंस हमने चलाया, जिसको इन्होंने समाजवादी एम्बुलेंस का नाम दिया था। मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 108 एम्बुलेंस जो थी वो अभी कांग्रेस की समय थी, जो पूरे देश को दी गई थी।
हर प्रदेश में चली थी, इन्होंने समाजवादी नाम उसका दे दिया था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जब जनता उसको चुनती है, सत्ता में आती है तो अपना कर्तव्य समझ करके काम करती है। और चूंकि तमाम घपले घोटालों के जो आरोप लगे, तो जनता को एक अधिकार कांग्रेस ने दिया, जन सूचना का अधिकार, कि 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर आप जब भी जो भी चाहे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिकार आम आदमी को कांग्रेस ने दिया। भोजन का अधिकार, जब कानून लागू हुआ तो सोनिया जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि बड़ा महत्वाकांक्षी कानून था कि कोई भी बच्चा, कोई भी गरीब भूखों नहीं मरना चाहिए। जिसको आज माननीय मोदी जी प्रचार कर रहे हैं कि मैं फ्री राशन दे रहा हूँ योगी जी, वो 1 रुपये 2 रुपये 3 किलो का अनाज कांग्रेस के समय का। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, तमाम कानून ऐसे कांग्रेस ने दिए। और तो और लैंड एक्विजिशन बिल, आपको मालूम होगा, जिससे सारा उद्योगपति हम लोगों से नाराज़ हो गया। उद्योगपति कब नाराज़ हुआ? जब 2013 में किसानों के लिए एक कानून बनाया, राहुल गांधी जी के संघर्षों से बना हुआ कानून, कि ग्रामीण ज़मीन का 4 गुना, शहरी ज़मीन का 2 गुना, जिससे सारा उद्योगपति नाराज़ हो गया। अंबानी अडानी जैसे लोग राहुल जी से मिलना चाहते थे, राहुल जी ने मना कर दिया, कहा किसानों की शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, सदर विधानसभा के लोगों को और आजमगढ़ के लोगों को, कि आप आंख बंद मत करिए, आप आंख खोल लीजिए। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ। आप जैसी परिस्थितियों में मैं संघर्ष करता हूँ। ये 5 गाड़ी के काफिले, ठीक, और ये किस पार्टी की हवा है, इस पार्टी की हवा है। समय के साथ चलने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, क्योंकि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको संघर्ष करना होगा, उनको संघर्ष करने वालों के साथ रहना होगा। क्योंकि धारा में लाशें बहती हैं, धारा में खरपतवार बहते हैं, जिंदा व्यक्ति धारा में नहीं बहता। मेरी आपसे अपील है, यही मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ। अभी मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बता रहा हूँ कि मैं प्रवीण सिंह हूँ, मैं आपका प्रत्याशी हूँ, मैं आपके लिए संघर्ष करता हूँ, आगे भी करूँगा। मुझे आप चुनाव जिताएं हराएं, ये आपका विषय हो सकता है, मैं लड़ूं, ये मेरा स्वभाव है, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। और आप भी संघर्ष के साथ आइए, क्योंकि आपके बेटे को भी आगे संघर्ष करना होगा। उस संघर्ष को हम संबल प्रदान करेंगे, आपका बेटा संबल प्रदान करेगा। बहुत कम में आपसे एक सवाल है मेरा, उसका जवाब बहुत कम मैं चाहूँगा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है जब आप डोर टू डोर नॉक कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि पहले नॉक करना लोगों ने बंद कर दिया था, अब कांग्रेस नॉक कर रही है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग हमको साहस दे रहे हैं। लोग जैसे हतप्रभ हो जा रहे हैं कि मैं कितनी मजबूती के साथ, मैं वही प्रवीण सिंह हूँ जो संघर्ष कर रहा था जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। बहुत से लोग देखे नहीं थे, जो लोग नहीं देखे थे वो लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा आप ही वो प्रवीण सिंह हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग देखे हैं वो उनके अंदर ये संवेदना है कि नहीं, आप तो आ गए हैं, तो माहौल तो जाति पाति का, इसमें कैसे आ पाएंगे। हमने कहा जब जाति और धर्म दोनों लड़ता है तो हमेशा धर्म जीत जाता है, और जब सब लोग मिल करके लड़ेंगे तब देश जीतेगा। और देश को जिताना है तो प्रवीण सिंह के साथ आना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। इन उद्देश्यों के साथ मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। ऐसे में आपकी बातों की उपयोगिता की अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में जैसे कोई गर्मी उतारने की बात कर रहा है, कोई चर्बी उतारने की बात कर रहा है, मतलब तमाम तरह की बातें हैं, जनता के मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सिर्फ प्रदेश का मसला नहीं, ये पूरे देश का मसला है। ऐसे में जब बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ रही है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं और महंगाई चरम पे है, तो डीजल पेट्रोल को लेकर के दावे किए गए थे कि कम हो जाएंगे, 30-35 रुपया हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों से निकल करके सीधा फिर कब्रिस्तान और मंदिर मस्जिद और तमाम हिंदू मुसलमान, क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव किस तरफ होना चाहिए? प्रदेश की जनता, देश की जनता और आजमगढ़ की जनता से क्या कहेंगे ताकि जनता के मुद्दों पे चुनाव? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं जाति से मैं भी क्षत्रिय हूँ, ठीक ना, तो जो ये जैसे बाबा ने बताया था, योगी जी ने उसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आज आप यही कहते हैं ना कि यादव की सरकार नहीं आनी चाहिए, तो आप ये मत भूलिएगा कि लोग आगे ये भी कहेंगे कि क्षत्रिय की सरकार नहीं आनी चाहिए। आप अपने को सीमाओं में मत बांधिए। मैं खास तौर से क्षत्रियों से अपील करता हूँ, क्षत्रिय माने होता है छत्र धारण करने वाला, जो लोगों को छाया प्रदान करता हो, जो लोगों के लिए खड़ा होता हो, जो लोगों के लिए कुर्बान होता है। आप जो है इन सस्ती लोकप्रियता में, सस्ते मामले में मत चलिए कि नहीं। योगी देखिए एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। योगी एक मठ के मठाधीश हैं, जिससे सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से उस मठ से जुड़ने की वजह से हम भी उनका हृदय से सम्मान करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो मठाधीश हो, एक मठ का पीठाधीश्वर हो, वो जब मोदी जी के पीछे दौड़ने लगता है तब तकलीफ होती है। जब वो आदरणीय अमित शाह जी जब 10 बार कहता हो तो मुझे लगता है कि एक पीठाधीश्वर के ये शब्द नहीं होने चाहिए। मतलब ईश्वर के बाद हम उसको मानते हैं कि ये तो जो है उनको बताने वाला व्यक्ति है, उनके तक ले जाने वाला व्यक्ति है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। यानी स्वार्थ में आप
एक मुख्यमंत्री पद पर बने के रहने के लिए इस तरह की बात मुझे लगता है कचोटती है बार बार। जब एक व्यक्ति अपने को छत्री कहता हो, अपने को अंतर्यामी कहता हो और एक पीठ का पीठाधीश्वर हो और वो रोने लगे सदन में कि हमारे पर मुकदमे लगाया जा रहे हैं, मुकदमे लगाया जा रहे हैं, तब मुझे तकलीफ होती है कि न तो छत्री है न पीठ का पीठाधीश्वर है। हो सकता है किसी की भावनाएं आहत हों, लेकिन सत्य सत्य है, सत्य को बोलना पड़ेगा, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अब बात आती है सिर्फ इस बात की कि ये जो अनर्गल बयान आ रहा है ये मुद्दे से भटकाने के लिए आ रहा है कि महंगाई चरमोत्कर्ष पर है और अखिलेश यादव को भी ये मालूम है कि अगर मुद्दा को भटका करके हम आ सकते हैं तो हम मुद्दे की बात क्यों करें। क्योंकि सच है कि एक बात एक गुंडा राज की जब बात होती है तो गुंडा राज अखिलेश यादव के समय में भी था, गुंडा राज इनके समय में भी है, अंतर बस बदल गया है। उनके समय के गुंडे जमींदोज हो गए हैं, उनके समय के गुंडे का तरीका अलग था कि राइफल बंदूक के काफिले और गाड़ियों का काफिला एक नंबर जो है 33-33 888 इस टाइप का एक कल्चर था। और राइफल बंदूक के साथ जहाँ उतरना और बड़े एक्शन में चलना, उसको जमींदोज करके भी एक दूसरे तरह की गुंडाई शुरू हो गई है। और अब जो गुंडाई शुरू हुई है इसमें सरकारी तंत्र जो न्याय देने का काम करता है वो खुद गुंडाई कर रहा है। भ्रष्टाचार बंद नहीं है, आप तहसील से लेकर थाने तक हर जगह लूट मची हुई है, लड़ने वाला कोई नहीं, हर व्यक्ति डरता है। मुझे दुख तो इस बात का है कि कैसे एक व्यक्ति 40 साल से एमएलए है, एक 40 साल का एमएलए अपने पूरे विधायकों सांसदों के साथ धरने पर बैठा हो और एक एमएलए के कोतवाल अपमानित कर देता हो और कुछ ना होता हो, वो कोतवाल रह जाता हो। मैं समझता हूँ कि अगर आजमगढ़ की जनता, जो आजमगढ़ जनपद जो लोग बताते हैं, हम सुनता हूँ कि झारखंडे राय, अलगू राय शास्त्री, पंडित सीताराम अस्थाना, पद्माकर लाल, विश्राम राय, शिवराम राय, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो अपने समय के लड़ने वाले लोग थे, इन लोगों के नाम से जाना जाता है। उस नाम वहाँ पर एक विधायक को धक्का एक कोतवाल दे देता है और लोग घंटों बैठते हैं, कोतवाल पर कार्रवाई नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं से जनता को विकल्प नहीं मिल रहा था, कोई लड़ने वाला मिले। मैं उनके एक बेटे के रूप में, उनके भाई के रूप में लड़ने वाला आ चुका हूँ और निश्चित रूप से हमें प्यार आजमगढ़ जिले की जनता देगी। और मैं आपके साथ आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके वादे पर खरा उतरूँगा। और जो लड़ाई लोग कहते हैं ना कि एमएलए लड़ेगा, नेता लड़ेगा, मैं एक ऐसी परिस्थिति बनाऊँगा, एक ऐसा माहौल बनाऊँगा कि हर मोहल्ले से प्रवीण सिंह टाइप के लोग, लोकतंत्र की मूल भावना को समझने वाले लोग, अपने मौलिक अधिकारों को समझने वाले लोग तैयार होंगे जो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। मेरा यह कैंपेन चलेगा जिसमें आप सब लोगों का हम सहयोग चाहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आखिरी सवाल यह है कि अक्सर अमूमन जो भाग दौड़ की राजनीति हम देख रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ के इसमें जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है, कोई किसी बड़े परिवार की बहू कहीं चली जा रही है दूसरे पार्टी में, तो कहीं दूसरे पार्टी का बड़ा नेता या मंत्री टूट करके दूसरी पार्टी में चला जा रहा है। ऐसे में प्रवीण सिंह ने अपनी राजनीति कांग्रेस से शुरू की और अब तक बने रहे, कांग्रेस में प्रत्याशी हैं। कभी मन में नहीं आया कि यार चलो हम भी आजमा लेते हैं, तब तक 1-2 बार के विधायक हो गए हो तक इस तरह का, है ना? बहुत अच्छी बात पूछी। हमारे कई मित्र एमएलए हैं और ऐसे भी मित्र एमएलए हैं जिनका मैं नेता रहा हूँ विश्वविद्यालय में। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि समय के के साथ जो चलने वालों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। हमसे जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तो तमाम मित्र आम आदमी पार्टी में हमारे थे, उन लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। जब समय बसपा का था कुछ लोगों ने कहा बसपा ज्वाइन कर लीजिए, कुछ लोगों ने कहा, तमाम मित्र हमारे, चूँकि हम लोग विश्वविद्यालय की राजनीति किए हैं, डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, तमाम ऐसे भाजपा में नेता हैं जो हम लोगों के मित्र दोस्त हैं, उनकी पीड़ा से मैं परिचित हूँ। भाई एक दयाशंकर सिंह जो लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उनको काटने के लिए एक बार उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। भाई उनकी बेटी के साथ अगर अभद्रता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की और उनको अगर संबल प्रदान करना था तो आप दे देते टिकट दयाशंकर सिंह को। अब फिर जब उनकी पत्नी का काटा तो दयाशंकर को न देकर के राजेश्वर सिंह को दे दिया गया। कौन? राजेश्वर सिंह, जो ईडी के एडिशनल डायरेक्टर या जिस भी पद पर रहे हों, दिया गया। तो कहीं ना कहीं से मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे अवसर आए। इस बार भी लोगों ने कहा कि बसपा से टिकट आपको दिला देंगे, लोगों ने कहा कि आप भाजपा से आ जाते चुनाव जीत जाते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं चुनाव जीतूँ चाहे हारूँ, मैं आपके बीच आ रहा हूँ। आप जनता जनार्दन है, आप ईश्वर के स्वरूप हैं। हम आप पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। पिछले प्रत्याशी ने आरोप लगा दिया था कि फलाने ने वोट नहीं दिया, आगे भी प्रत्याशी आरोप लगाएंगे फलानी जाति वोट नहीं दिया। मैं आपके से वादा करता हूँ कि आप कहीं नहीं सुन सकते कि मैं कहूँ कि हिंदू ने वोट दिया, मुसलमान ने नहीं दिया, मुसलमान ने दिया, हिंदू ने नहीं दिया, अगड़े ने दिया, पिछड़े ने दिया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मुझको 1000 वोट मिले, मुझको 500 वोट मिले, मुझको सिर्फ मेरा वोट मिले, मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो एमएलए बनेगा उससे 10 कदम आगे अपने मौलिक अधिकारों
और अपने संविधान में प्राप्त अधिकारों से मैं लड़ाई लड़ूंगा, किसी से भी 10 कदम आगे लड़ूंगा। ये मैं आपके माध्यम से अपने ज़िले की जनता को सप्लीमेंट्री सवाल है से मैं जनता की तरफ से, क्योंकि जनता के मुद्दों की बात नहीं हुई। इतने दिन से आप हैं आजमगढ़ में, प्रत्याशी के तौर पे अब हैं। आजमगढ़ की कौन सी कमियां हैं? मान लीजिए जनता ने भी, इसका तो कोई भरोसा नहीं कर सकता कि जनता किसको चुनेगी, है ना, वो तो जनता के हाथ में है। अगर जनता ने मौका दे दिया प्रवीण सिंह को, तो एक विधायक होने के नाते मान लीजिए अगर ऐसा होता है, तो कौन कौन सी आजमगढ़ की मुख्य समस्याएं हैं जिस पर प्रवीण सिंह का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अगर मैं किसी एक समस्या को लूँगा तो कुछ समस्याएं छूट जाएंगी, और हर मोहल्ले में तमाम अनगिनत समस्याएं हैं। तो मैं सिर्फ एक काम जो मेरा जो मैं उसके निराकरण की बात मैं कर रहा हूँ, उसका समाधान कैसे होगा कि हर वार्ड में एक समिति बनाई जाएगी और हर गली से, जैसे होता है ना कि हम लोग सीधारी पश्चिमी में हैं, तो जितनी गलियाँ, उन गलियों से एक प्रतिनिधि हो, मतलब 10-12 लोगों की एक समिति बनेगी और पूरे 25 वार्डों में एक समिति, मैं अभी शहर की बात कर रहा हूँ। वो समिति की जब बैठक हो, मासिक बैठक या 2 महीने पर 3 महीने पर जब भी बैठक हो, तो उस बैठक में ये तय हो कि ये सारे ज़िले की समस्याएं हैं और हमारे पास ये संसाधन है, मैं निधि को ले लूँ, या मैं और अगर जो अपने प्रयास से जो चीज़ें हो सकती हैं, जो धन आ सकता है, उसके धन का आवंटन किस पर प्राथमिकता दी जाए। तो जब समिति बन जाएगी तो निश्चित रूप से 25 वार्ड के लोग कहेंगे भैया इस मोहल्ले का ये काम सबसे आवश्यक है, क्योंकि इससे ये दिक्कत हो सकती है। तो जो तय हो जाएगा कि नहीं, ये प्राथमिकता के आधार पर करा दिया जाए। एक तो मैटर ये हो गया। इससे क्या होगा कि इससे एक पारदर्शिता भी रहेगी और लोगों के दिमाग में रहेगा कि विधायक निधि का जो पैसा है या विधायक के पास जो और प्रदत्त अधिकार हैं बजट के, उससे जो काम हो सकता है, उसमें इतने काम आए हैं, उसमें ये प्राथमिकता है, ये पहले होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जैसे आप चंडेसर को ले लीजिए, गिर रहा है, जमींदोज हो रहा है। डीएवी को ले लीजिए, वो भी लगभग वहाँ पर शिक्षकों का अभाव है, नियुक्ति नहीं हुई है पूरी। सिवली की स्थिति, मेरा ये प्रयास रहेगा, चूँकि मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, कि मैं एक ऐसी मांग उठाऊँ, अगर ऐसा मुझे मौका मिलता है तो, कि मैं ऐसी एक मांग करूँ कि कम से कम शिक्षकों की कमी पूरी की जाए। जो सब्जेक्ट नहीं है वो सब्जेक्ट वहाँ पर उनकी मान्यता दी जाए। उनके अभी डीएवी डिग्री कॉलेज के पास, सिविल के पास तमाम ज़मीनें, उन ज़मीनों का उपयोग किया जाए। विश्वविद्यालय तो बन गया, एक अच्छी बात है, लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जाए। फ्री वाईफाई की व्यवस्था की जाए, लाइट है, सड़कें हैं, शहर को एक सुंदर बनाने के लिए एक रिंग रोड की व्यवस्था की जाए, सड़कें चौड़ी की जाए। अभी देखिए, आवास विकास के नाम पर जो घूसखोरी होती है, आपसे वादा करता हूँ कि अगर हमें जनता ने प्यार दिया तो जो लोग जा करके किसी का मकान बनता, लोग घूसखोरी करते हैं, 10,000 रुपये दे दिया, 50,000 रुपये दे दिया, तो नक्शा पास हो जाता, पास उसका मकान बनने लगता है। इसको बंद कराऊंगा, जो नक्शे पास नहीं उन नक्शों को पास कराऊंगा। और तो और जो ये शहर में जैसे कि जो बौद्धिक लोग हैं, जैसे कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, या जो तमाम दलों के नेता हैं, या हम प्रयास करेंगे कि सर्वदलीय बैठक भी हो, सर्वदलीय एकता भी हो, कि सब लोग मिलजुल करके ज़िले का विकास करें, क्लेश न हो। और शहर में बहुत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जब चुनाव मैदान में आया जाएगा तो बताया भी जाएगा। बाकी आपको बता ही दिया गया कि समस्याओं का अंबार है, और विधायक ने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ विधायक निधि बेची है, विद्यालयों पर बेची है, और अपने बच्चों को देखिए, 4 गाड़ी से वो चलते हैं, उनके 2 बच्चे 3-3 गाड़ी से चलते हैं, 12-14 गाड़ियों के तो उनके पास काफिले हैं। उसमें लगभग हर गाड़ी में 3 ठो गनर है। हमारे आपके बीच के परिवार के किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, तो ये संस्कृति ना डेवलप हो। मैं चाहूँगा कि एक ऐसा कल्चर डेवलप हो कि नेता अकेले चले, जिसको गोली मारना होगा। महात्मा गांधी को पैर छू करके नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, इंदिरा गांधी जी को उनके अंगरक्षकों ने गोली मार दी। तो जो नेता है, जो सेवक है, उसको कोई भी नमस्ते करके आएगा, गोली मार देगा। और हमको डरना नहीं है, क्योंकि जब हम मरने से डर गए तो हम समाधान नहीं कर पाएंगे। हमको एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि एक नेता किसी की गाड़ी पर बैठ के चल ले, कभी अगर गाड़ी से चला तो कभी पैदल भी चल ले, ठीक ना। इस तरह का एक कल्चर डेवलप हो, इस तरह का एक संदेश देना है हमको इस चुनाव के माध्यम से। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया सदर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह जी से, जो पूरी तरह से अपना दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, मैदान में हैं। और इन्होंने मुद्दों पे भी बात की। इन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और तमाम चीज़ों से बाहर निकल करके प्रयास करना होगा। देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, जिला हमारा है, इसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना होगा। ये गाँव-गाँव जा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं और कह रहे हैं, इनके मुताबिक इनको जन समर्थन भी लोगों का हासिल हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं। और ऐसे भी बातें इन्होंने कही कि लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के प्रत्याशी जो है गली गली में घूम रहे हैं, दरवाज़ों को नॉक कर रहे हैं। और इन्होंने तमाम चीज़ों पे बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस ने क्या किया है। बहरहाल ऐसे लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला हमारा जारी रहेगा,
क्योंकि ये अग्नि परीक्षा है विधानसभा के प्रत्याशियों की भी, जनता की भी अग्नि परीक्षा है कि वो किस व्यक्ति का चुनाव करती है, उसके मुद्दे क्या हैं चुनाव में, जनता किन मुद्दों को अपने जहन में उसका खाका तैयार करके आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करेगी। हमारा ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। शुक्रिया।